Hello dear students, welcome back to the video lecture Subsequent Coaching. This is part number 3 of our continuation of the chapter Rise of Nationalism in Europe. So last part of a video में हमने देखा था कैसे revolutionaries were coming to the power and उनका conservatives के साथ clashes होने वाला था. So today we'll begin the chapter with the age of revolution between 1830 to 1848. समझते हैं इस बात को कि कंजर्वेटिव लोग जो थे उन लोगों का कंसोलिडेटेड पावर था. आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना काफ़ी जगह पे हमने देखा था कि कंजर्वेटिव्स या फिर कंजर्वेटिज़म जो था उसका आइडिया काफ़ी पॉपुलर हो चुका था एंड उसको काउंटर करने के लिए रिवोल्यूशनरीज आए थे एंड लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया उन लोगों ने लाया था. सो विद दिस लिबरल नेशनलिज्म आइडिया रिवोल्यूशनरीज ने काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशंस बनाए ऑल एट द डिफरेंट पैचेस या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड सो देयर वाज अ रेवोल्यूशन और वी कैन से द क्लैश बिटवीन नाउ revolutionaries and the conservatives. And if you can see here this part, ये कुछ एरियाज है जहाँ पे उन्होंने एसोसिएशन बनाए कुछ स्टेट्स लाइक इटली, जर्मन स्टेट एंड कुछ प्रोविंसेस विच बिलोंग टू द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. अब बेसिकली ये रिवोल्यूशनरीज लोग थे कौन? ये जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे ये बेसिकली एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे विच कंसिस्ट ऑफ द प्रोफेसर, कुछ स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे एंड कुछ मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास थे. एंड इन रिवोल्यूशंस के बाद जो फर्स्ट अपहीलिंग रिवोल्यूशनरीज का आया था वो फ्रांस में हुआ था. एंड फ्रांस में जो भी कंजर्वेटिव रेजिम आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेना सेटअप हुआ था उन लोगों ने जो भी ऑर्डर डिसाइड किया था फ्रांस के लिए, एज यू कैन रिमेंबर कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेना द फर्स्ट चेंजेस वाज टू रीस्टोर द मोनार्की. सो बर्बन किंग जिसको रिस्टोर करा गया था ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन या रेजिम, इट वॉज ओवरथ्रोन बिकॉज ऑफ द लिबरल रिवोल्यूशनरीज या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ रेवोल्यूशन द फर्स्ट हीलिंग विच टुक प्लेस वॉज इन फ्रांस. एंड जुलाई रेवोल्यूशन के बाद वापस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को सेटअप कराया गया मोनार्की को हटा के एंड जिसका हेड बनाया गया लुइस फिलिप को. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एक ऐसा बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी भी होगी या पार्लियामेंट्री मोनार्की भी हम बोल सकते हैं इसको. एंड इनफैक्ट इस चेंजेस के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप में भी देखा गया था, जैसे कि सबसे उसके बाद तुरंत बाद ब्रुसेल्स में अपीलिंग हुई एंड बिकॉज ऑफ दिस बेल्जियम वॉज एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. एंड इन सब चेंजेस को देखते हुए ड्यूक मेटरनीज जो थे उन्होंने एक कमेंट भी किया था कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ द यूरोप विल कैचेस कोल्ड. इसका ये सिंपल मतलब था, ये पॉलिटिकल हम बोल सकते हैं एक टिप्पणी थी उन्होंने करी थी कि अगर फ्रांस में कोई चीज़ हुई है तो वो बाकी यूरोप के बाकी स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट करेगा. एंड ये चीज़ ट्रू भी थी. वी कैन सी हियर इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इनफैक्ट ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और बाकी के एरिया में हुआ चेंजेस था बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशनरी, उसने जो नेशनलिस्ट लोग थे जो ग्रीस में रहते थे जो कि एजुकेटेड एलाइट को बिलोंग करते थे उन लोगों के थॉट प्रोसेस को भी मोबिलाइज़ किया. एंड उसका एक सीधा उदाहरण मिलता है हमें यहाँ पे ग्रीस में. बेसिकली जो ग्रीस था वो काफ़ी सालों से या 15th सेंचुरी से हम बोल सकते हैं ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. एंड बिकॉज ऑफ द ओवरऑल यूरोप में जो रिवोल्यूशनरी या नेशनलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया प्रोपागेट हुआ, इसने ग्रीक या ग्रीस के लोगों को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए जो मूवमेंट था उसके लिए स्पार्क ऑफ किया या फिर हम बोल सकते हैं उनको जगाया. एंड बिकॉज ऑफ विच उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिंपैथीज और सपोर्ट भी मिला कुछ ऐसे लोगों से ग्रीक के जो एग्जाइल में थे, कंट्री के बाहर रहते थे, और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन पावर ने भी सपोर्ट करा. पोइट एंड आर्टिस्ट अगेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. उन लोगों ने सिंपथाइज करा ग्रीक एंशिएंट कल्चर को थ्रू देयर पोएम्स एंड आर्टिस्ट. एंड साथ साथ मोबिलाइजेशन का भी काम करा कि लोगों को ये बताया गया कि आप पहले से ही एक इंडिपेंडेंट नेशन थे, यू वर नेवर अंडर अ मुस्लिम एम्पायर. सो दे मोबिलाइज देयर ओपिनियन टू सपोर्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर विच वॉज द ऑटोमन एम्पायर. इनफैक्ट एक जो इंग्लिश पोएट थे उनका भी हमें जिक्र करना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज लॉर्ड बायरन. लॉर्ड बायरन ने बेसिकली फंड ऑर्गेनाइज करा था एंड लेटर ऑन इसके अगेंस्ट व्हेन देयर वाज अ ग्रीस वर्सेस ऑटोमन एम्पायर तो फाइट भी करा था एक वॉर. एंड फाइनली बिकॉज ऑफ द फीवर इन 1824 ही डाइड. एंड इन सब इवेंट्स या रिवोल्यूशन के बीचों बीच फाइनली एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, यह हमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है,
Greece was recognized as an independent nation. So this is how the Greece or the Greek War of Independence ends. अब इसके साथ साथ हमें एक और आइडिया लेके चलना है विच इज़ सेक्शन 3.1 ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन, या हम बोल सकते हैं रोमांटिसिज्म या नेशनल फीलिंग. अब बेसिकली ये जो है ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म जो होता है वो सिर्फ वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जिसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, इससे सिर्फ नहीं होता. कल्चर विल ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रिएटिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन, या वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन. अकॉर्डिंग टू दिस आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरी एंड म्यूज़िक, ये सब एक इस तरीके से यूज़ करा जा सकता है जिससे हम अपने लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप कर सकते हैं. इनफैक्ट रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट की तरह आया, या फिर हम बोल सकते हैं इट वाज बेसिकली एन कल्चरल मूवमेंट जो कि नेशनल सेंटिमेंट्स को प्रोपेगेट करता है विदाउट द वर्ड. सो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट किन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते थे? वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस एंड वॉर्स, इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. मिस्टिकल फीलिंग बेसिकली एक स्पिरिचुअल हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन है विच मेक्स हेल्प अस टू मेक कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन पावर, मतलब प्रॉपरली एक इमेजिनेशन का प्रोसेस. सो उनका एफर्ट ये होता था कि हम किसी तरीके से एक कलेक्टिव नेशन बनाने से पहले, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने से पहले, एक कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट को ज़्यादा एम्फेसिस करें, और जो कि हमारे नेशन स्टेट को बनाने का एक बेसिक होगा. एंड इसी का एक एग्जांपल है हमारे पास जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, जिन्होंने बोला कि ट्रू जर्मन कल्चर, अगर हम जर्मनी को एक यूनिफाइड नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो हमको हमारे कॉमन पीपल यानी डास वॉल्क के कंसेप्ट से ही आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने काफ़ी समय फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांस एंड इन सब चीज़ों पे अपना ज़्यादा टाइम लगाया सो दैट ही कैन पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ अ नेशन बिल्डिंग. एंड ही वेंट ऑन कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस. सो एम्फसाइज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो थे, लोकल रीजनल लैंग्वेज, उनको भी दिया गया. एंड फोक सॉन्ग्स एंड इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रोपागेट करा गया ताकि एक कॉमन कल्चर के लोग एक कॉमन जगह पे आ सके. इनफैक्ट इन कई चीज़ों में लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था. रशियन ऑक्यूपेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था तो उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को उनके स्कूल से एंड चर्च से हटा दिया था और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करा और कंपलसरी कर दिया था. 1831 में हालांकि एक आर्म्ड रिवोल्यूशन हुआ था रशियन रूल के अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली बिकॉज वो ज़्यादा पावरफुल थे तो इन सब चीज़ों को क्रश डाउन कर दिया गया था. बट इस चीज़ के बाद भी जो पोलिश लोग थे या पोलैंड के लोग थे, उन लोगों ने अपने लैंग्वेज को अपना वेपन बनाया अगेंस्ट द नेशनल रेजिस्टेंस. अब ये चीज़ याद रखनी है कि जब पोलैंड को कैप्चर करा गया था तो ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने कंबाइन करके इनको अलग कर दिया था. अब इवन दो पोलैंड एक यूनिफाइड नेशन या हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था, बट उनके अंदर अपने लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स थी और उसको उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी के फॉर्म पे यूज़ करा. इनफैक्ट करॉल कुरपिंसिक जो थे उन्होंने स्टार्ट करा अपना नेशनलिस्ट मूवमेंट थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक्स. एंड उन लोगों ने जितने भी फोक डांसेस या पॉलिश लैंग्वेज का जो भी सिंबल होता था, जैसे कि मुजरका एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, डांस है, उनको उन्होंने प्रेजेंट करना चालू कर दिया. एंड जितनी भी रिलीजियस गैदरिंग थी, पॉलिश लैंग्वेज ही स्टार्ट कर दिया. अपने जितने भी पॉलिश लैंग्वेजेस थे उनको ही स्टार्ट करा उन लोगों ने यूज़ करना. इनफैक्ट इसके वजह से जब रशियन लोगों को पता चला कि दे आर स्टिल यूजिंग दी पॉलिश लैंग्वेजेस, सो जो बिशॉप्स थे उनको, बिशॉप्स एंड प्रेस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया. एंड कई एक्सट्रीम केसेस में उनको साइबेरिया में भी भेज दिया गया इफ़ दे रिफ्यूज़ टू डू or to use the Russian languages. So this is how Polish language or a language came out to be a symbol of struggle against the Russian dominance. अब इतनी बात होने के बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. इन द यूरोप देयर वाज अ फेज ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. ये हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट कहीं ना कहीं आपको चैप्टर नंबर 1 इन क्लास 9 स्टॉर्मिंग ऑफ वेसल्स या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पेज से जोड़ने को मिलेगा. व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका एक पार्ट है ये. 1830s में को यूरोपियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप वाला पीरियड बताया गया है, क्योंकि अचानक से इनॉर्मसली देयर वाज अ राइज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप. पॉपुलेशन राइज हुआ तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी
और एम्प्लॉयमेंट के तलाश में लोग माइग्रेट भी करें रूरल एरिया से। दे वेंट ऑन टू लिव इन दी स्लम्स इन दी सिटीज़ एंड क्राउडेड स्लम्स में रहने लगे। एंड इनफैक्ट वहाँ पे भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियलाइज या फिर हम बोल सकते हैं मशीन मेड गुड्स विच वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड। एंड फर्दर जो कंट्री साइड था, ये तो बात हुई सिटीज़ की, कंट्री साइड में भी यूरोप का कुछ हाल ठीक नहीं था। जहाँ पे जिस एरिया में एरिस्टोक्रेसी पावर में थे वहाँ प्रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। दे वर ऑफन बर्डन विद फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, जो कि बेगारी सिस्टम से उनमें। अब इन सब के बीच में देर वॉज अ ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ विच देर वॉज अ राइज इन फूड प्राइसेस एंड वाइड स्प्रेड, वहाँ पे हम बोल सकते हैं लोगों की दिवालिया हालत हो चुकी थी। एंड 1848 में देर वॉज अ इवेंट और देर वॉज अ सिचुएशन व्हेन देर वॉज अ वाइड रेंज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसके वजह से इसके प्रोटेस्ट में जो पेरिस में लोग थे वो बाहर आ चुके थे, क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं था, नौकरी नहीं थी और कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो पैलेस थे उसके बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। एंड फाइनली इतना सिचुएशन ख़राब हुआ कि लुइस फिलिप, जो कि कंजर्वेटिव रेजिम को हटाने के बाद लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे उन लोगों ने इसको बिठाया था पावर में, उसको अल्टीमेटली गिव अवे करना था एंड ही जस्ट वेंट आउट ऑफ द सीन। उसके बाद पावर पहुंचा लोगों के पास, उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया और कोई भी मेल, याद रखिएगा, मेल हु वर अबव 21 ईयर्स ओल्ड वर गिवन अ राइट टू वोट एंड गारंटीड टू राइट टू वर्क। एंड इनफैक्ट इस चीज़ को कवर अप करने के लिए नेशनल वर्क्स फॉर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जगह पे बनाया गया था। ये सारी चीज़ें शहरों की थी, बट एक और इवेंट है जिसमें से हमको याद रखना है फॉर अ CBQ, या हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। वेबर्स इन सिसिलिया, उनका अलग रिवॉल्ट चल रहा था। द रिवॉल्ट वाज नॉट अगेंस्ट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, देयर रिवॉल्ट वर बेसिकली अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर लोग जो थे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे इन वीवर्स को और काफ़ी कम दामों में बहुत ज़्यादा काम करा लेते थे। और ऐसा ये करने पे इसलिए मजबूर होते थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा थी, उनके पास काम नहीं था। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एंड इनफैक्ट एक जो हमारे पास जो पोएट थे और जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ भी लिखा कि सिसिलिया विलेज के अंदर की कहानी लिखी भी थी अपने एक डॉक्यूमेंट्री में। उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते हैं जो कि वीविंग का काम करते हैं, दे ऑल आर वीवर। एंड उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कि दे वर डेस्परेट नीड फॉर अ जॉब। एंड इस चीज़ का एडवांटेज कॉन्ट्रैक्टर ने लिया और उनके प्राइसेस को रिड्यूस करके गुड्स मैन्युफैक्चर कराया। इसके प्रोटेस्ट में ऑन द 4 जून दे वेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करी। एंड बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उनके घरों पे अंदर अटैक कर दिया। इस चीज़ को देखते हुए कई जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो तो दूसरे नेबरिंग विलेज में भाग गए, बट उनको वहाँ से भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो 24 घंटे के बाद उनके पास पावर थी, मनी थी, तो वो आर्मी लेके आया और अल्टीमेटली 11 वीवर्स को मार दिया गया। एंड इसी के साथ ये छोटी सी कहानी जो थी, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं हमको आगे पता चलेगा कि रिवोल्यूशन का एक कारण बनेगी। इस तरीके से ये चीज़ ख़त्म होती है। 1848 में देयर वाज अ लिबरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं लिबरल रिवोल्यूशन। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे लिबरल नेशनलिस्ट, अब इन सारी चीज़ों के इवेंट्स के बाद लिबरल जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया या फिर स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट इसकी वजह से हुआ क्या, फ्रांस को मोनार्की को टोटली बैन करना पड़ा। देयर वाज एन एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्की एंड लोगों ने यूनिवर्सल मेल सफरेज के ऊपर अपना एक वोटिंग सिस्टम तैयार करा। जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा, पॉलिटिकल एसोसिएशन एक साथ आने लगे। एंड जर्मनी में हमको याद रखना है द कैपिटल सिटी फ्रैंकफर्ट जो उस टाइम का था, वहाँ पे जर्मन नेशनल असेंबली बनाया गया। एंड जो लोग थे वो लिबरल लोग थे और वो सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे और कुछ प्रॉस्परस आर्टिशियन भी थे। ये सारे लोग एक साथ आते हैं क्योंकि अब मोनार्की है नहीं, तो वोटिंग सिस्टम सिर्फ मेल्स के लिए ओपन थी और ये लोग वोट करते हैं। ऑन 18 मई 1848 831 रिप्रेजेंटेटिव्स हम बोल सकते हैं जिनको उन लोगों ने अपने आप में इलेक्ट करा और उन्होंने फॉर्म करा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि एक बेसिकली
चर्च था सेंट पॉल में, उसको उसके अंदर ही उन लोगों ने कुछ इस तरीके से अपना एक पार्लियामेंट बनाया और वहीं पे बैठ के उन लोगों ने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा एंड कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन रखा गया कि ये होगा बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हम बोल सकते हैं मोनार्की वेयर पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। और इस प्रपोजल को लेके व्हेन दे वेंट टू द किंग ऑफ प्रूशिया एट दैट टाइम, जो फेडरिच विलियम IV थे, उन्होंने इस प्रपोजल को देखते ही रिजेक्ट कर दिया एंड इस बात की भनक इनको पता चल गई थी कि देयर इज़ समथिंग बैड विच इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द मोनार्की। सो व्हाट ही डिड, इंस्टेड ऑफ नॉट जस्ट ही वाज रिजेक्टिंग एंड अपोजिंग दिस, उन्होंने इलेक्टेड असेंबली, जो नेशनल जर्मन असेंबली था, उसको इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने के लिए बाकी मोनार्की से हाथ मिलाई एंड इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इरोड करने की कोशिश करी गई। इनफैक्ट अपोजिशन इरोड तब हुआ जब पार्लियामेंट में ज़्यादातर लोग डोमिनेटिंग जो कर रहे थे वो मिडिल क्लास लोग थे और वर्कर आर्टिशंस की जगह नहीं थी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके इस चीज़ को ख़राब कर दी गई। एंड एट द एंड जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उस टाइम का जो बना हुआ था कमज़ोर पड़ा, तो अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ द अदर पार्ट मोनार्की एंड द आर्मी, उन लोगों ने डिसबैंड कर दिया इस असेंबली को और इसी के साथ जो इनिशियल स्टेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन था वो ख़त्म हो गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अब तक चैप्टर में कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि देयर वाज अ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स विच वर गिवन टू द वुमेन। इनफैक्ट ये जो मैटर था वो एंटायर यूरोप में किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में उस टाइम तक एक कंट्रोवर्शियल बात थी जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट वुमेन ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपने लिए खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया। दे फाउंडेड द न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी करा, नॉट जस्ट टू अपलिफ्ट देयर राइट या फिर अपने राइट के बारे में बात करने के लिए, बट ऑल्सो टू एक्सटेंड दी पॉलिटिकल हेल्प टू दी रिवोल्यूशनरीज। इनफैक्ट ये सारी चीज़ करने के बाद भी उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट या हम बोल सकते हैं राइट्स ऑफ वोटिंग नहीं दी गई। एंड जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बन रहा था तो भी वुमेन्स वे जस्ट द विजिटर इन द गैलरी। इन सब चीज़ों के बाद, इतने सारे रिवोल्यूशन के बाद, वेस्टर्न यूरोप में जो भी चीज़ हुआ इन 1815, कुछ चीज़ें जो मोनार्क थे, जो अब तक मोनार्की में थे, वो समझ चुके थे कि अगर ये रिवोल्यूशन का साइकिल ख़त्म करना है तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंसेशन लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को देना होगा। एंड इस वजह से उन लोगों ने जो बाउंडेड लेबर का पार्ट था उसको एबोलिश कर दिया हैम्सबर्ग में, जहाँ पे डोमिनेशन रशिया में होता था। हैम्सबर्ग रूलर ने कुछ ऑटोनॉमी हंगरियंस को भी दे दी गई और इस तरीके से थोड़ी सी लिबर्टी मिलने के बाद जर्मनी एंड इटली का फॉर्मेशन हुआ। सो विल नाउ अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये तभी पॉसिबल हुआ जब वहाँ के मोनार्क अपनी कुछ पावर्स को बाकी लोगों को देने के लिए राजी हुए। अब बात ये होती है कि जर्मनी में जब राजी होने के बाद भी आर्मी को डिसबैंड नहीं करा गया था, आर्मी तब भी थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैन एन आर्मी बी एन आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? आंसर इज यस। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो हमेशा मोबिलाइज करा जाता था कंजर्वेटिव्स के द्वारा फॉर प्रमोटिंग द स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द यूरोप। मतलब जब इससे पहले भी मोनार्की थी तो भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल करी जाती थी। एंड इनफैक्ट इस चीज़ का इस्तेमाल अच्छी तरीके से हम देखेंगे जर्मनी एंड इटली में, जहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग्स सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर फेमस थी। और ये चीज़ उनको पहले से पता थी कि 1848 में उन लोगों ने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को करा था इलेक्ट, और प्रूशिया में गए थे वो अपने एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, राइट। इसी चीज़ के अंडर जो लिबरल इनिशिएटिव था फॉर द नेशन, फॉर बिल्डिंग द नेशन, उसको रिप्रेस कर दिया गया था मोनार्की द्वारा। अब इस चीज़ को मिलिट्री का सपोर्ट मिला एंड उन लोगों ने फिर से एक फॉर्मेशन का तरीका उठाया। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि अब जो जर्मनी है उसमें जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें पूरा योगदान प्रूशिया ने करा। एंड प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, ऑटो वन बिस्मार्क, उसको जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिक वे में प्रूशिया के आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ दोस्ती बनाई एंड उनको अपने साथ रखा। और ओवर द पीरियड ऑफ 7 years
3 वॉर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस उन्होंने लड़ा एंड फाइनली विक्ट्री प्रूशिया की हुई एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में उस टाइम के जो प्रूशियन किंग विलियम वन थे उनको जर्मन एम्परर बना दिया गया। इनफैक्ट इसके बारे में ये भी बोला जाता है, द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी एंड द इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, दे टुक पार्ट इन एन इवेंट एंड फाइनली कीजर विलियम वन, इनका पूरा नाम कीजर विलियम वन था, जो प्रूशिया से बिलोंग करते थे, उनको जर्मन एम्परर बना दिया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, रीज़न बिंग इटली काफ़ी पॉलिटिकली काफ़ी फ्रेगमेंटेड पार्ट थी, मतलब इसमें कहीं पे भी एक यूनिफिकेशन इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं था। अगर आप देखो इस मैप को तो ये जो 2 रीजन है ये सरडानिया पेडमाउंट थे, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस या प्रिंसली स्टेट या बोल सकते हैं इटालियन प्रिंस के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में था। नॉर्दर्न पार्ट ऑस्ट्रियन हंग्सबर्ग अंपायर के अंडर था, सेंट्रल पार्ट पॉप रूल करते थे, वहाँ पे उनकी ज़्यादा दबदबा था। साउदर्न रीजन में किंग्स ऑफ स्पेन, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे। इनफैक्ट इटली का यूनिफिकेशन इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं था, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज का भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमको लोकल लेवल में देखने को मिला था। एंड ड्यूरिंग दिस एक इटालियन रिवोल्यूशनरी जो कि सिपी मजीनी थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया। इनफैक्ट यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, सो दैट he can प्रोपागेट एंड फाइनली अपना जो एम था इटली के यूनिफिकेशन का उसको कर सके। बट 1831 एंड 1848 में जितने भी रिवोल्यूशनरीज ने अपराइजिंग की कोशिश करी थी, वो फेलियर होने के बाद अल्टीमेटली जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो सरडानिया पिडमाउंट रीजन से जो किंग थे वेक्टर एनिमल 2 उस टाइम के, जो क्योंकि प्रिंसली स्टेट के अंडर आता था तो इनके ऊपर आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने चुना किसी को जो कि थे हमारे पास चीफ मिनिस्टर केव्योर। सो चीफ मिनिस्टर केव्योर बेसिकली ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे, बट इनके अंदर कुछ ऐसी खासियत थी, ही हैड सम फीचर्स, और बेसिकली कुछ ऐसे फीचर्स थे जिनकी वजह से जो इटली है उनका यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। इनमें 2 बातें याद रखनी है कि सबसे पहली बात, जस्ट लाइक द एजुकेटेड मिडिल इटालियन एलाइट, वो इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी बात करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा उनके कॉन्टैक्ट्स थे जो भी फ्रांस के डिप्लोमेट्स थे उनके साथ। तो इन्हीं को रखते हुए उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ मदद से अपना एक रिवोल्यूशन पार्ट स्टार्ट किया, और अल्टीमेटली गिसेपी गरिबल्डी जो थे उनकी आर्मी की टुकड़ी जब इनके साथ जुड़ी तो उन लोगों ने अलग अलग जगह पर अटैक करा। इनफैक्ट इन 1860 वो साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को हराने में कामयाब रहे बिकॉज ऑफ द लोकल सपोर्ट जो उनको पीजन से मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज उन्होंने ये दिखाया कि दे बिलोंग टू दिस एरिया, एंड वहाँ पे स्पेनिश रूलर को हराने में उनको पूरी मदद इन लोगों से मिली। एंड फाइनली 1861 में विक्टर एनिमल 2 को इटली का प्रोक्लेम क्लीन बना दिया गया। लेकिन बनाने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। रेट ऑफ इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड इनफैक्ट उनको लिबरल आइडियोलॉजी, जो लिबरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी, वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। खैर इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट सिंस इट इज़ मेंशन्ड इन द बुक तो हमें बस ये याद रखना है कि उनकी लिटरेसी या लिबरल नेशनलिज्म के बारे में इंटरेस्ट ना होते हुए भी दे सपोर्टेड, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस द इटली वॉज फाइनली यूनाइटेड। स्ट्रेंज केस इन यूरोप, इन ब्रिटेन। यूरोप में ब्रिटेन के यूनिफिकेशन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज माना जाता है, क्योंकि अब तक हमने जो भी यूनिफिकेशन प्रोसेस देखा इसमें कहीं ना कहीं बैटल वॉज इन्वॉल्व, देयर वॉज वॉर विच वॉज गोइंग ऑन। बट ब्रिटिश लोग जो थे काफ़ी डिप्लोमेटिक थे। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन जो था एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन। इनफैक्ट ब्रिटेन जोग्राफिकली तो प्रेजेंट था, बट पॉलिटिकली वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे जो अपने शेयर्ड कल्चर में रहते थे, और किसी को किसी के कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश लोग, फिर वेलिश लोग, स्कॉटिश लोग एंड देन आयरिश लोग। इन चारों के इनफैक्ट कल्चर अलग थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप,
एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग थी, तो कहीं से भी ये लोग एक साथ नहीं रहते। बट इनमें से किसी के पास भी वॉर जैसी चीज़ें नहीं मिली। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक लोग थे इंग्लिश लोग। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनके पास बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर आया, पैसा आया, इम्पोर्टेंस बढ़ गया, तो उन्होंने आसपास के जो भी ये लोग थे आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के लोग, इनको इन्फ्लुएंस करना चालू किया। एंड आपको ये बात याद रखनी होगी कि इंग्लिश पार्लियामेंट बेसिकली मोनार्की को हटा के खुद बनी थी, और इसके बाद उन लोगों ने 1868 में पावर को सीज़ करा था। पावर को सीज़ करने के बाद जैसे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 उन्होंने पास करा और स्कॉटलैंड को अपनी बातों में फंसा के एक कंबाइंड नेशन के फॉर्म में बिल्डअप कर लिया और उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के अंदर रख लिया। एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ हो गए थे। इट मीन कि अब इंग्लैंड कैन इन्फ्लुएंस देयर पावर ऑन द स्कॉटलैंड। इनिशियली लोग काफ़ी बिना किसी वॉर के, बिना किसी हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम के उनके साथ जुड़ गए थे, लेकिन आफ्टर कमिंग टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रियलाइज़ कि यहाँ पे इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा थे, सो इनका डोमिनेशन भी ज़्यादा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कॉटलैंड के जो लोग अब इंग्लैंड में रहते थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा। इनफैक्ट जो स्कॉटिश लोग थे फ्रॉम दी हाईलैंडर्स, स्कॉटिश हाईलैंडर्स कहते हैं, उनकी एक रीजनल लैंग्वेज होती थी विच वाज गैलिक लैंग्वेज, उनको फॉरबिडन कर दिया गया। उनका ये ड्रेस आप देख सकते हो, दैट वाज द नेशनल ड्रेस ऑफ द स्कॉटलैंड। उनको उस नेशनल ड्रेस को भी पहनने से मना कर दिया गया। इनफैक्ट कई लोगों को उनके होमलैंड यानी स्कॉटलैंड विच वाज नाउ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ से भी भगा दिया गया। इनफैक्ट सिमिलर केस आयरलैंड के साथ भी हुआ। बट आयरलैंड को समझने के लिए हमको ये चीज़ याद रखना है कि इस कंट्री में यूनिफिकेशन से पहले, यानी हम बोल सकते हैं कैप्चर करने से पहले, दो प्रोमिनेंट एथनिक ग्रुप थी, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश पीपल व्हाट दे डिड, उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट जो लोग थे आयरलैंड के, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद दी सो दैट दे कैन बिल्ड अप अ डोमिनेंस ऑन अ कैथोलिक कंट्री। सो कैथोलिक लोगों ने रिवॉल्व करा ओवर द ब्रिटिश डोमिनेंस। एंड इनफैक्ट वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी थे वुल्फ टोन, उन्होंने कोशिश भी करी थी कि ये जो यूनिफिकेशन है ये चीज़ ना हो, बट फोर्सफुली अगेन लैक ऑफ पावर उनको ख़त्म करना पड़ा। एंड फाइनली इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटेन के साथ जुड़ गया था आयरलैंड, राइट। एंड जैसा स्कॉटलैंड के साथ हुआ था यहाँ पे भी वही हुआ। आयरलैंड धीरे 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 अपने कल्चर को भूलता क्या गया, उनके ऊपर इंग्लिश कल्चर का ज़्यादा डोमिनेंस हुआ। एंड फाइनली द ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड एंड उन लोगों ने अपने एक यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए एक सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन बनाया विच वॉज अगेन अ ब्रिटिश फ्लैग विच वॉज यूनियन जैक। एंड अल्टीमेटली इन सारे एरियाज में एक कॉमन नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज को डोमिनेट कर दिया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम अपने फाइनल पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 4 में कवर करेंगे। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।